नमस्कार दोस्तों, कुमाऊं रीजन में एक फल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काफल। काफल कुछ कुछ फालसे जैसा होता है, जैसे कि आगरा में आप देखते हैं फालसा, बड़ा अच्छा फल होता है, काफी मशहूर है। मेरी आज की कहानी समझिए, वाकया समझिए, ये इसी काफल से मुताल्लिक रखता है। मेडिकल कॉलेज के डेज की बात है। मैं फाइनल ईयर में था। मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर दोस्त हुआ करते थे, गणेश जोशी। अच्छी दोस्ती थी, नैनीताल के थे। तो प्लान बना कि 3 दिन के लिए नैनीताल चला जाए। मैं कभी नैनीताल गया नहीं था, जोशी के साथ जाने का अच्छा मौका मिल रहा था, लिहाजा चलते हैं। आगरा से नैनीताल के लिए एक ट्रेन जाती थी, काठगोदाम एक्सप्रेस, छोटी लाइन की ट्रेन, जो कि आगरा से रात को चलती थी और सुबह काठगोदाम पहुंचती थी। काठगोदाम से बस या टैक्सी के द्वारा नैनीताल जाना होता था। लिहाजा मैं और गणेश जोशी हम लोग काठगोदाम एक्सप्रेस में बैठे। रिजर्वेशन था नहीं, धक्के खा खा के किसी तरह से भीड़ भाड़ में काठगोदाम पहुंच गए साहब। अब वहां जाकर ये हुआ कि सब टैक्सी लें कि बस। अब टैक्सी के लायक तो साहब पैसे थे नहीं, सीधी सी बात है, मेडिकल कॉलेज के डेज थे, कहां पैसे होते हैं। तो कुमाऊं रोडवेज की बस में हम दोनों जने बैठे, चारों तरफ कुमाऊं खोपड़ियां, बीच में कहीं जाके बस रुकी। मुझको तो मितली की आदत थी साहब, पहाड़ों पे मुझे तो प्रॉब्लम होती थी। तभी एक लड़का काफल बेचता हुआ आ गया। काफल काफल, शाप काफल खा लो, शाप काफल खा लो, शाप उल्टी नहीं होगी इससे, खा लो काफल। खैर साहब, काफल खा लिया हम लोग नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल में गणेश जोशी का एक भाई रहा करता था, नीलेश जोशी, पहाड़ी लोग साहब, कुमाऊं के। हम उसके पास ठहरे, एक कमरे में रहता था। जैसे दरिद्र हम थे वैसे दरिद्र वो था। उसने हमको कहा कि भैया शाम को आज तो तुम नैनीताल में घूमो, फ्लैट्स में मटक्का करो, आंखें सेको, बड़े बढ़िया लोग आते हैं दिल्ली से, मजे करो। कल तुम सुबह एक काम करना, मेरी मोटरसाइकिल लेना और कौसानी चले जाना। कौसानी एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है नैनीताल में, नैनीताल के पास में, जहां का सनराइज बड़ा खूबसूरत माना जाता है जनाब। तो साहब तय हुआ कि हम जो हैं अगले दिन मोटरसाइकिल लेके कौसानी जाएंगे। सुबह 8 बजे 7 बजे आंख खुली, 8 बजे तैयार हो गए। हमारे जोशी जी, गणेश जोशी, बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत बढ़िया इंसान। बस एक उनका गंदा शौक था, दारू बहुत पीते थे। सुबह से चालू होते थे, शाम तक दारू पीते थे, था सब शौक। सुबह जब हम लोग 8 बजे मोटरसाइकिल पर आए तो जोशी जी अपनी दारू की बोतल साथ लेके आए। सुबह ही उन्होंने लगा ली। हाँ भाई अनुज, मोटरसाइकिल चला। मैंने, चचे मोटरसाइकिल और मैं? अरे भैया मुझे ना आती मोटरसाइकिल चलानी। आगरे में भूले भटके से खटारा स्कूटर विष्णोई का मांग के चला लिया करते थे, मोटरसाइकिल से आती है। मैंने, भैया तुम चलाओ पहाड़ों पे मोटरसाइकिल, मरना है क्या? जोशी ने कहा भाई ठीक है। तो उसने 2 पैग और मारे सुबह 8 बजे और जनाब हम नैनीताल से निकल लिए। जोशी जी आगे बैठे, हम उनके पीछे उनको पकड़ के बैठ गए सर, उनकी गर्लफ्रेंड की तरह से। बड़ा मौसम सुहावना था, पहाड़ी रास्ता खूबसूरत। नैनीताल से ढाल शुरू होता है। नैनीताल पहाड़ी पर है, नीचे ढाल, चलते जा रहे हैं साहब। खूबसूरत नदी नीचे बह रही है खाई में, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़, सुबह का उगता सूरज, तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे। वाह साहब, क्या शायराना मौसम था। अनुज कुमार तो मस्त, हम तो मस्त हो गए साहब। हम तो भूल गए कि
जोशी जी जो है वो दारू पिए हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं। चलते चलते हर मोड़ पर मुझको एक पहिए में, पीछे के पहिए में एक छुन 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 की आवाज आती थी। मैंने कहा जोशी बॉस कुछ गड़बड़ है, आवाज आ रही है पीछे से। आवाज आ रही है वो तो अपने दारू के नशे में टुन राजेश खन्ना के स्टाइल में, अंदाज पिक्चर के चले जा रहे हैं। हम बैठे, मैंने कहा होगी आवाज है। बहरहाल मौसम का मजा लेते हुए, रास्ते का मजा लेते हुए हम लोग कैंची पहुंच गए। कैंची वैली में एक छोटा सा गांव है, काफी धार्मिक अहमियत है उसकी। बहरहाल कैंची पहुंचे तो चाय की तलब लगी। हम एक रास्ते के ढाबे में रुक गए। ढाबे में हमने चाय पी। मैंने चाय पी और जोशी साहब ने स्टील का गिलास मंगाया और चुपके से मेज के नीचे जाके दारू ले ली, फिर छोटा क्लिक। मैंने कहा अबे तुम तो मरवाओगे। हाँ भैया अनुज, अब तो तू ही चला मोटरसाइकिल। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू एक काम कर, तू एक बार चला के देख ले, यहां पर चल जाएगी यार, चला के देख ले। मैंने कहा गुरु, इस नशेड़ी के साथ मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चला लूं, पता नहीं खाई में का टपका दे, 40 दिन तक लाश ना मिलेगी यहां पे। तो साहब हम खड़े हुए, हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और साहब चला ली, 2 चक्कर काटे और जोशी से कहा बैठो गुरु चला लेंगे। जोशता था, चला ली मोटरसाइकिल। जोशी पीछे बैठ गया, बिल्कुल लुढ़क के, हेमा मालिनी की तरह से पकड़ के मुझे, और दारू में धुत और पी ली उसने। मोटरसाइकिल चलती रही साहब, चलती रही। पीछे से छुन छुन की आवाज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कैंची से चढ़ाई शुरू होती थी। एक जगह जाके साहब मोटरसाइकिल हॉबल की और रुक गई। मैं उतरा, देखा पीछे के पहिए के ताने सारे टूट चुके थे। मोटरसाइकिल तो साहब आधा फुट आगे ना बढ़ती। मैंने जोशी से कहा जोशी बॉस नाउ व्हाट, क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकते। बियावान जंगल साहब, कोई साली गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आता जाता नहीं। गट्टू ट्रक वो चलते वहां पे, वो कभी कभी एक चलता फिरता नजर आया। हम खड़े हुए तकते रहे कि अब क्या करें। इतने में किस्मत का मारा एक फटीचर स्कूटर, लमरेटा स्कूटर सा चलता हुआ आया। उसमें एक भारी भरकम सरदार जी बैठे हुए। उन्होंने हमारी हालत देखी, ओ जी क्या हाल है बादशाह, ओ जी की हो या। हमने कहा बादशाह, मुझको थोड़ी पंजाबी आती। मैंने कहा जी बादशाह मदद करो जी, फंस गए, मोटरसाइकिल खराब हो गई। उन्होंने देखा, तुरंत समझ गए, ओ जी इसका तो पहिया गया। सरदार जी की इत्तफाकन आगे रानीखेत था, रानीखेत पे उनकी गैराज थी साहब, मसीहा बन के उतरे थे। तो सरदार जी ने कहा भाई ऐसा है कि पहिया खोलते हैं और जी पहिया लेके चलो तुसी ते पहिया ठीक करेंगे, फिर चले जाना तुसी कोसानी ते कितों भी चले जाओ। मैंने कहा जी ठीक। सरदार जी ने तुरंत पहिया खोल लिया। अब सवाल ये था कि पहिया लेके स्कूटर पे, वो स्कूटर खुद ही सरदार के बेचारे का वजन बड़ी मुश्किल से ढो रहा था। बहरहाल मेरा और जोशी का वजन कैसे ढोता, तो ये तय फरमाया गया था कि एक जना पहिया लेकर सरदार जी के पीछे बैठेगा, रानीखेत जाएगा, पहिया ठीक कराएगा, वापस आएगा। कौन जाए? जोशी ने कहा तेरे को कुछ समझ नहीं है यहाँ की, तू पहली बार आया, तू यहाँ रुक, मैं जाता हूं। अब जोशी तो निकल लिया सब पहिया लेके। अनुज कुमार अकेले जंगल बियावान में सड़क किनारे टूटी मोटरसाइकिल लेके खड़े हुए। खड़े रहे साहब, तेज साए साए हवा चले, कभी अंधेरा कभी उजाला, समझ में ना आए क्या करूं। बहरहाल इधर उधर झांका तो नीचे ढाल पर थोड़ी सी दूर पर मुझको एक झोपड़ा नजर आया। मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल तो कोई भी उठा के नहीं ले जाएगा, आदमी ना यहाँ पे, मोटरसाइकिल क्या उठाएगा कोई। हमने कहा चलो देखें, झोपड़ी में चलते हैं। मैं लिहाजा नीचे धीमे धीमे सरकता हुआ पहुंचा।
झोपड़ी बड़ी टूटी हालत में थी। एक लोहे का फटीचर दरवाजा था। मैंने खटखटाया। अंदर से एक बच्चे की बड़ी मरगिल्ली सी आवाज आई, कौन है? मैंने फिर खटखटाया, कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने धक्का दिया, मैं अंदर गया। अंदर घुसते ही बड़ी जोर की वहां पर गंदी बास आई, जैसे पेशाब की। और देखा मैंने सामने की टूटी खटिया पर एक 8-10 साल का बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसको देखा। मैंने कहा, भाई मैं फलाना फलाना हूं और इस तरह से मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। मैं इधर उधर देखा, मैंने कोई बड़ा नहीं नजर आया। मैंने कहा, तुम्हारा कोई है यहां पर? मैं बीमार हूं, मेरे पापा जो है मेरे लिए दवाई लेने हल्द्वानी गए हैं। मेरा नाम दुर्गा दत्त सोलंकी है। मैंने कहा, अच्छा। मैं वहां, पता नहीं उस बच्चे के आंखों में क्या कशिश थी, दुबला पतला सा बच्चा था, क्या कशिश थी कि मैं वहां उसके बगल में बैठ गया। उस बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल काफल खाओगे? मैंने कहा, हाँ खाऊंगा। वो बच्चा उठा। उसके बगल में बैसाखी रखी हुई थी। उसने बैसाखी ली। दोस्तों, उसका पैर देख के मेरे तो पसीने छूट गए। उसके सीधे पैर के घुटने पर एक फुटबॉल की तरह का ट्यूमर था। मेरी डॉक्टरी ने मुझे याद दिला दिया कि ये ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, यानी कि हड्डी का कैंसर, जानलेवा कैंसर। वो बच्चा उठा, लंगड़ाते हुए उसने बैसाखी उठाई और सीधा लुढ़कता हुआ बाहर गया। उसके पीछे पीछे मैं भी गया। बाहर जाके थोड़ी दूरी पर एक काफल का पेड़ था। उस बच्चे ने डंडा उठाया और डंडा मार के उसने मीठे मीठे काफल नीचे गिरा लिया और एक अंजलि में भर के लाया। लीजिए बाबूजी, काफल खाइए। बड़े मीठे काफल थे। शबरी के बेर समझ के मैं उस बच्चे के गंदे हाथों से मिट्टी में सने हुए काफल बड़े शौक से खा गया। क्या मोहब्बत थी उस बच्चे के अंदर, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर मैं उससे ऐसी बात करता रहा, इतने में ऊपर से आवाज आई, हाँ भाई कहां है अनुज, आजा। मैं ऊपर गया। मेरे पीछे पीछे वो बच्चा भी लंगड़ाता लंगड़ाता बैसाखी लेके ऊपर गया। मैंने रास्ते में उस बच्चे से कहा, मैंने कहा, तुम्हारे पापा कब आएंगे? उसने कहा कि कल आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल मैं इसी टाइम तो नहीं, सुबह मैं लौटूंगा कौसानी से, मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा। मेरे दिमाग में था कि मैं इसको बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे होगा। वो बच्चे ने कहा कि पता है डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल गया था, वहां के डॉक्टर पता है मेरा पैर काट रहे थे। अब मैं पैर कैसे कटवा लेता बताइए? मैं कैसे चलता, मैं कैसे खेलता? मैंने तो पैर कटवाया नहीं। मुझे तरस आ गया उस बच्चे पर। मुझे लगा कि मुझे इसके बाप से मिलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस बच्चे का इलाज ठीक से कराएं। बहरहाल स्कूटर से पहिया आ गया था, मोटरसाइकिल ठीक हो गई। मैं और जोशी कौसानी के लिए निकल गए। वो बच्चा बहुत देर तक हमको खड़ा हुआ देखता रहा। मेरे दिमाग में था मैं अगले दिन सुबह सुबह आऊँगा और इस बच्चे के फादर से मिलकर उनको समझाऊंगा कि भाई इसका इलाज ठीक से कराओ। ये बच्चा ठीक तो नहीं लेकिन बेहतर हो सकता है। मेरा मन कौसानी में नहीं लगा। बहुत सुंदर जगह थी, सब कुछ अच्छा था, बेहतर था, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मेरा मन दुर्गा के पास था, कहीं छूट गया था उसके पास मेरा मन। उसकी मोहब्बत ने मुझको अपने पाश में बांध लिया था। लौटते समय थोड़ी देर हो गई, मोटरसाइकिल फिर खराब हुई। 8 बजे पहुंचने का इरादा था, 8-9 बजे पहुंचने का। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते 11 बज गया। मैं उस जगह पहुंचा। वहां सड़क के किनारे एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की आंखें पथरा गई हों मेरा इंतजार करते करते। मेरे को देखते ही वो बुढ़ा उठ खड़ा हुआ। क्या आप बाबूजी हो? मैंने कहा बाबूजी, वो दुर्गा जो है वो आपके लिए काफिल छोड़ गया। मैंने कहा दुर्गा कहाँ है?
कि बाबूजी रात को उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, उसको सांस लेने की बहुत तकलीफ हुई, उसको खांसी हुई और उसकी खांसी में खून आया। आज सुबह ही उसके पिताजी उसको हल्द्वानी ले गए इलाज कराने। वो जा नहीं रहा था, कह रहा था मेरे बाबूजी आएंगे, मुझे मिलना है उनसे, ये काफल देना है उनको। बाबूजी 1 घंटे तक वो आपका इंतजार करता रहा, बहुत मुश्किल से गया वो यहां से। ये कहते कहते बुढ़ा रोने लगा, मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बुढ़े ने मुझे काफिल दिए और चला गया। मैं जानता था कि दुर्गा के बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कैंसर उसके फेफड़े तक फैल चुका था और खांसी में खून आने का मतलब था कि अब अंत समय निकट था उसका। उसकी मोहब्बत को मैंने अंजलि में समेटा और दोस्तों मैं वहां से निकल गया। पांच साल बाद मैं दोबारा नैनीताल आया, इस बार अपने दोस्त के साथ नहीं, इस बार अपनी पत्नी के साथ, और खुद ड्राइव करके आया था मैं। नैनीताल आने का मेरा एक कारण शायद दुर्गा से मिलने का भी था। एक उम्मीद थी कि मैं दुर्गा से मिलूंगा। मैं कौसानी के लिए निकला। मैंने अपनी पत्नी को बताया नहीं कि मैं कौसानी क्यों जा रहा हूं, ये क्या रीजन है। कैंची पहुंचा, सब कुछ बदला हुआ सा लगा वहां। 5 साल में काफी लंबा अंतराल होता है। उस जगह को ढूंढता ढूंढता वहां एक चट्टान थी जिससे कि मैं उस जगह को पहचान पाया। वहां पहुंचा, मैंने गाड़ी खड़ी की। पति ने पूछा कहां जा रहे हैं आप? मैंने कहा 1 मिनट में आया। मैंने नीचे झांका तो मुझे झोंपड़ी नजर नहीं आई, उसकी जगह एक बिल्डिंग बन चुकी थी। मैं वहां गया तो एक चौकीदार खड़ा हुआ था। मैंने चौकीदार से पूछा भाई यहां एक झोंपड़ा हुआ करता था। चौकीदार ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगा बाबूजी यहां तो कोई झोंपड़ा नहीं है, ये तो बिल्डिंग है बहुत दिनों से। मैं भी असल में भी 1 साल पहले ही आया हूं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं किसी की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा यहां तो सब बदल गया। मैं वापस चलने लगा भारी मन से। फिर मैंने उससे कहा यहां एक काफल का पेड़ हुआ करता था। हाँ बाबूजी है, अभी भी है पीछे। आपको कैसे पता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पीछे गया। दोस्तों काफल का पेड़ मस्त लहरा रहा था। मीठे मीठे काफल आज भी लगे हुए थे उस पर। मैंने एक पत्थर मार के काफल तोड़े, अपने हाथ में रखे और कार में आ गया। मैंने अपनी पत्नी को काफल दिए। उसने कहा ये कहां से आप लाए? मैंने कहा सुनाऊंगा तुम्हें ये कहानी। पीछे मुड़ के मैंने फिर से उस काफल की पेड़ की तरफ देखा। वो हवा में लहलहा रहा था। शायद उस पेड़ पर कहीं दुर्गा की आत्मा बैठी हुई थी जो अपने बाबूजी के इंतजार में थी काफल खिलाने के लिए। उसकी मोहब्बत को समेट के, उसकी यादों को समेट के मैं अपनी पत्नी के साथ कौसानी निकल गया। थैंक यू।